हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्रीकल्चर प्लस। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्रॉप पर्ल मिलेट के बारे में, जिसे हम बाजरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाली क्रॉप है। इसे हम पुअर मैन क्रॉप या फिर पुअर मैन मिलेट्स भी कहते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, यह है पेनिसेटम ग्लैकम, और इसकी भी फैमिली हमारी पोएसी है या फिर ग्रेमनी फैमिली जिसे कहते हैं। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन अफ्रीका है, जहाँ से ये भारत में स्प्रेड हुआ। इसकी ओरिजिन पे कई सारे मिथ हैं कि अलग अलग जगह पे बताया गया है। कहीं कहते हैं भारत से, कहीं कहते हैं एशिया माइनर से। तो बाइबल के हिसाब से पर्ल मिलेट की ओरिजिन अफ्रीका में हुई थी सबसे पहले। पर्ल मिलेट की टोटल 32 स्पीसीज हैं, जिसमें से सिर्फ दो ही कल्टीवेटेड हैं। ठीक है। फर्स्ट है उसमें पिनीसियम ग्लैकम, जिसे हम कहते हैं पर्ल मिलेट, मतलब कि बाजरा। और दूसरा है हमारा पिनीसियम परपेरियम, जिसे हम एलिफेंट ग्रास, नेपियर ग्रास, युगांडा ग्रास कहते हैं, जिसको हम फाडर पर्पस के लिए मेनली यूज करते हैं। ठीक है, चारा के लिए, हरे चारे के लिए। जो हमारा ये पर्ल मिलेट बाजरा है, इसमें से तो हम इसका जो सीड निकलता है उससे हम बाजरे की रोटी भी बनाने के लिए यूज करते हैं, और साथ साथ इसके जो स्टेम होते हैं उसको एज ए चारा यूज करते हैं। लेकिन जो पनीसियम परपेरियम है, ये मेनली फॉडर के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोर सीरियल क्रॉप है। ठीक है। कोर सीरियल मतलब कि ज़्यादा सूखा सह सकती है, हर जगह उगाई जा सकती है, इस तरीके की कुछ होती है। ठीक। और ये डिफिशियंट होती है लाइसीन में, जो हमारा अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसमें हमारे व्हीट राइस भी डिफिशियंट होते हैं, तो उसमें ये डिफिशियंट होती है। पर्ल मिलेट को हम पुअर मैन्स मिलेट भी कहते हैं। पुअर मैन मिलेट इसलिए कहते हैं कि जो व्हीट राइस नहीं उगा सकते हैं, वो पर्ल मिलेट उगा उगा लेते हैं, और इसी से ही चारा भी और साथ साथ इसके दाने से रोटी भी बनाते हैं। तो इसे हम पुअर मैन क्रॉप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये C4 क्रॉप है। ठीक। सार्डे प्लांटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, और इसकी जो रैचिस होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, और ग्रेन को हम कैरोप्सिस कहते हैं, और ग्रेन हमारा ओवल शेप होता है। ठीक है। रैचिस मतलब कि जिसमें फ्लावर लगता है, ऊपर जो होता है वो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, और इसके जो ग्रेन को फॉर्मेशन होता है उसे हम कैरोप्सिस कहते हैं, और ग्रेन इसका ओवल शेप का होता है, छोटा 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 दाना होता है ऊपर। ठीक। और जो ये टोटल आपका ये पोर्शन है, फ्लावरिंग पोर्शन, इसे हम कहते हैं गैनोसियम, जिसको प्रोटोगानी कहा जाता है। प्रोटोगानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसमें जो फीमेल पार्ट्स होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है। फीमेल पार्ट इसमें पहले मैच्योर होने लगते हैं, जबकि मेल मैच्योर नहीं हुआ होता है। इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है। जैसे कि हमने मेज में पढ़ा था, प्रोटेंड्री, मतलब कि उसमें मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाते हैं। ये जो हमारा प्रोटेंड्री है, ये मेज में होता है, सनफ्लावर में होता है, और शुगर केन में होता है। ठीक है। और जो हमारा ये प्रोटोगाइनी है, ये सिर्फ पर्ल मिलेट में होता है, मतलब कि फीमेल पार्ट पर्ल मिलेट में जल्दी मैच्योर हो जाता है। ठीक। तो एक फेमस क्वेश्चन है, HV1 पूछा जाता है। ये फर्स्ट पर्ल मिलेट हाइब्रिड है जो डेवलप किया गया था लुधियाना से 1965 में, लुधियाना पंजाब। ठीक है। 1965 में डेवलप किया गया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है किसके क्रॉस से किया गया था, तो TIF23A क्रॉस बिल 3B से इसका क्रॉस किया गया था। ठीक है।
अब जो ये हमारा पर्ल मिलेट है, ये मेनली कहाँ ग्रो होता है? मेनली ये राजस्थान में ग्रो होता है। लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है ये राजस्थान में है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात में। अब बात आती है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्यों ग्रो होता है? क्योंकि ये जो हमारा पर्ल मिलेट है, इसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत ही कम पानी में अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट कर लेता है, और न्यूट्रिएंट की भी रिक्वायरमेंट इसको ज़्यादा नहीं होती है। तो राजस्थान हमारा सूखे क्षेत्रों में आता है, तो वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, और इसके लिए वार्म टेम्परेचर भी चाहिए होता है, तो टेम्परेचर भी अच्छा मिल जाता है वहाँ पे, जिससे वो वहाँ पे ग्रो हो जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो लोग राइस बीट नहीं उगा सकते हैं क्योंकि इसमें पानी और न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा लगता है, तो वो लोग पर्ल मिलेट उगाते हैं। ठीक है। अगर इसके ड्रॉट मैकेनिज्म की बात करें, तो ये ड्रॉट को कैसे कैसे झेलता है, सूखा जब होता है वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, तो ये सबसे पहले तो डीपर रूट सिस्टम हो जाता है। जो इसके रूट्स होते हैं प्लांट के, वो और नीचे तक जाने लगते हैं पानी की तलाश में। ठीक है, नीचे से पानी लेने लगते हैं। इफिशियंट फोटोसिंथेटिक सिस्टम। इफिशियंट फोटोसिंथेटिक सिस्टम मतलब है कि ये C4 प्लांट है, वैसे ही वाटर ग्लास कम होता है, जबकि C3, जैसे कि धान गेहूँ हमारा C3 है, तो इसमें वाटर ग्लास ज़्यादा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन कहती है कि रैपिड ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू ग्रेन। और ये अपनी लाइफ साइकिल थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करने में माहिर हैं। इनके जो लीव में फूड मटेरियल होता है, इसको बहुत जल्दी ये ग्रेन में ट्रांसफ़र करने लगते हैं, अगर वहाँ सूखा हुआ पड़ने लगा है तो। ठीक, ये रीज़न हो गया कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्ल मिलेट क्यों उगाई जाती है। ठीक, अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब हम। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा लगभग 67%, सेम एज जैसे कि हमारा व्हीट और राइस में पाया जाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन हमारा 11.6% है। ठीक है, लगभग व्हीट के बराबर है, व्हीट से थोड़ा कम है, व्हीट का 12 से 14 होता है। ठीक, अगर हम फैट की बात करें तो फैट इसमें 5% होता है। फाइबर की बात करें तो फाइबर 1.2% होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि हमारा पर्ल मिलेट में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 11.6% पाया जाता है। ठीक है, या फिर कहीं कहीं डायरेक्टली 12% लिखा होगा राउंड फिगर में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। Power off. क्लाइमेट इसके लिए जो चाहिए होता है, मोस्टली एरिड और सेमी एरिड रीजन इसके लिए है, जहाँ पे ये ग्रो होता है। और वेदर की बात करें, वार्म वेदर चाहिए होता है, ये एक एनुअल प्लांट है। वार्म वेदर चाहिए होता है, एक एनुअल प्लांट है, और मोस्टली एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये अधिकतर ग्रो किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो वाटर की टोटल रिक्वायरमेंट होती है 400 से 750 मिलीमीटर होती है। ठीक है, और टेम्परेचर इसके लिए 28 से 32 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम होता है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मतलब कि लीफ के बनने के लिए ये 28 से 32 डिग्री सेल्सियस का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है कि पर्ल मिलेट डज नॉट रजिस्ट ड्रॉट बट कट शॉर्ट इट्स लाइफ साइकिल एंड कम्स फ्लावरिंग अर्ली अंडर एडवर्स कंडीशन। अब ये क्या कह रहा है कि पर्ल मिलेट बहुत ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाता है ड्राफ्ट को, बल्कि वो अपनी लाइफ साइकिल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अगर ड्राफ्ट वहाँ है, पानी नहीं मिल रहा है, तो वो ये अपनी लाइफ साइकिल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहता है। अब जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करता है? इसमें जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जल्दी से जल्दी उससे ग्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है, तो ये लाइफ साइकिल अपनी स्टार्ट कर देता है और फसल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो कहीं कहीं पूछा जाता है कि पर्ल मिलेट जो है हमारा, ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ड्रॉट रेजिस्टेंट में, तो कैसे करता है? तो ये अर्ली फ्लावरिंग करने लगता है एडवर्स कंडीशन में, और अपनी लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेनफॉल ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन का पुअर ग्रेन सेटिंग। अब कह रहा है कि अगर जब इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो अगर उसमें रेन हो जाती है, तो इसमें जो हमारा ग्रेन डेवलप हो रहा है वो अच्छा नहीं होगा, वो काला पड़ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि रेन एंड ग्रेन मेच्योरिटी जो है, अगर मेच्योरिटी के समय रेन हो जाती है तो अर्गर डिजीज हो जाता है। अर्गर डिजीज ऑफ बाजरा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अर्गर डिजीज किस में होता है, तो ये बाजरा में होता है। इसके ऊपर की वालियों में ही होता है, जो जहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता रहता है। लस्ट्रस एक इसमें से लिक्विड का सेक्रेशन होने लगता है, ठीक है। और जिसको खाने से अगर इसके दाने खा रहे हैं तो अर्गोटिज्म नाम की बीमारी होने लगती है, ठीक है। अब ये होता क्यों है बारिश के समय पे, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है और टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। जबकि ये क्रॉप जो है हमारी वार्म वेदर की क्रॉप है, ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल की रिक्वायरमेंट, पहले तो इसके सीड्स जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी वो फाइन सीड वेट होगा। फाइन सीड वेट मतलब कि उसके जो सॉइल के एग्रीगेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होंगे, जैसे कि 1 to 2 मिलीमीटर में इसके होने चाहिए, ठीक है। तो ये होंगे हमारे फाइन सीड बेड। अब कह रहा है कि लोमी सैंड्स टू लोम, वेल ड्रेन्ड, नॉट सैलाइन एंड नॉट एल्कलाइन आर मोर सुटेबल, ठीक है। कह रहा है कि लोमी सैंड टू लोम सॉयल बेस्ट है, और वेल ड्रेन्ड हो, ठीक है, पानी का ज़्यादा वहाँ भराव ना होता हो, और सैलाइन सॉयल नहीं होनी चाहिए, और ना ही एल्कलाइन सॉयल होनी चाहिए, तो ये सुटेबल होती है। सैलाइन एल्कलाइन सॉयल मतलब कि जिसका पीएच हमारा ग्रेटर देन 8.5 जा रहा है, ये हो गया हमारा, ठीक है। सेंसिटिव टू वाटर लॉग्ड एरियाज, वाटर लॉग्ड एरियाज में ये सेंसिटिव होती है क्योंकि ये बहुत ही कम पानी वाली क्रॉप होती है। तो अगर जहाँ जल भरा हो रहा है वहाँ पे ये क्रॉप नहीं ग्रो हो पाती है, क्योंकि सेंसिटिव है वाटर लॉग एरिया के लिए, ठीक है। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखते हैं सीड एंड सोइंग के बारे में। ठीक है, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर सीड लगता है। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पर्ल मिलेट का जो है हमारा सीड है वो कितना लगता है, तो ये 4 से 5 kg लगता है अगर हम कंट्री प्लाऊ में बो रहे हैं लाइन वाइज, ठीक है। और अधिकतर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग में कितना सीड चाहिए होता है पर्ल मिलेट में, तो ये होता है 2 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग में पहले हम नर्सरी उगाते हैं। इसके लिए अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 500 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होता है नर्सरी के लिए, और 15 से 18 डेज ओल्ड सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप फील्ड नहीं तैयार होता है कहीं कहीं तो ये 3 से 4 हफ्ते तक भी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 500 मीटर एरिया रिक्वायर होता है 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अब कह रहा है कि ट्रांसप्लांटिंग इज सुटेबल फॉर डिलेड सोइंग, अगर कहीं फील्ड नहीं तैयार है, अगर आप पर्ल मिलेट की सोइंग करना चाहते हैं तो आप पहले नर्सरी उगा लीजिए जब तक फील्ड तैयार हो जाती है, तो उसके बाद आप इसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इट रिक्वायर फाइन एंड स्मूथ सीड बेड बिकॉज ऑफ सीड्स आर टू स्मॉल। अब ये कह रहा है सेम बात की कि जो सीड बेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फाइन सीड बेड चाहिए होता है, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हमारा जो सीड रेट है ये भी 2 ही kg पर हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं बीड मैनेजमेंट के बारे में। तो जो इसका क्रिटिकल पीरियड होता है बीड मैनेजमेंट का 35 डे आफ्टर सोइंग होता है। क्रिटिकल पीरियड मतलब ये शुरू के 35 दिन तक ही क्रॉप से कंपटीशन करेगा बीड, ठीक है। उसके बाद इसका कंपटीशन लो हो जाता है, या तो क्रॉप आगे निकल जाती है या तो बीड आगे निकल जाता है, ठीक है। तो हम अगर 35 डेज में ही अगर बीडिंग कर दे रहे हैं अच्छे से, या फिर हर्बिसाइड डाल दे रहे हैं, तो ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए हम क्रिटिकल पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है।
अगर हम 35 डेज के बाद कर रहे हैं, मान लीजिए 50 दिन 60 दिन पे कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो क्रॉप को काफ़ी लॉस कर चुका होगा, तो जब न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करेगा उसमें। हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, स्ट्राइगा देखते हैं, जिसे कहते हैं विच बीट। ठीक है, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है जो पर्ल मिलेट में उगता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि स्ट्राइगा क्या है। तो ये हमारा पार्शियल रूट पैरासाइट है, किस कौन सी ग्राफ के लिए, पर्ल मिलेट के लिए। ठीक है, जिसे हम विच बीट भी कहते हैं। अगर हम हर्बिसाइड के स्प्रे की बात करें तो हम एट्राजीन या फिर सीमाजीन 0.25 kg से 0.5 kg पर हेक्टेयर तक, एआई पर हेक्टेयर जिसे कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, पर हेक्टेयर तक अप्लाई कर सकते हैं एज अ प्री इमरजेंस। किसके लिए, ब्रॉडलीफ क्रॉप्स, ब्रॉडलीफ बीड्स के लिए। ठीक है, अगर हम पर्ल मिलेट में किसी पल्स क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, जैसे कि मूंग की इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो हम उसमें पेंडीमेथलिन अप्लाई करेंगे। एट्राजीन नुकसान करेगी पल्स को। ठीक है, तो हम पेंडीमेथलिन 0.75 टू 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर इनकारपोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें देखेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। अब ये कह रहा है कि कंपेयर टू सोरघम एंड मेज, एनपी रिमूवल इज लेस बट के इज हाई इन पर्ल मिलेट। मतलब कि जो हमारा पर्ल मिलेट बाजरा वाली क्रॉप है, ये के को तो ज़्यादा एब्जॉर्व करती है एज कंपेयर टू सोरघम और मेज क्रॉप। ठीक है, और एन और पी कम एब्जॉर्व करती है पर्ल मिलेट। ठीक, अब इरीगेटेड कंडीशन की बात करें तो अगर हम हाइब्रिड वैरायटीज़ ग्रो कर रहे हैं तो उसमें 80 40 40 kg पर हेक्टेयर NPK डाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम रेनफेड की बात करें, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मुझे लगता है ये नॉर्मल वैरायटीज़ के लिए है, जिसमें हम 70 और 35 kg पर हेक्टेयर NPK अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इरीगेटेड का कंडीशन का हो गया। फिर बात आती है रेनफेड की। रेनफेड में अगर लो रेनफॉल एरियाज है वहाँ पे 40 30 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर अप्लाई करेंगे। अगर मॉडरेट टू हाई रेनफॉल है तो इसमें 60 से 80 40 kg पर हेक्टेयर NPK अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे वेरिएशन क्यों आ रहा है लो रेनफॉल और हाई रेनफॉल में? जहाँ लो रेनफॉल है वहाँ पे लाइफ साइकिल जो हमारी पर्ल मिलेट है उसकी जल्दी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो क्रॉप को ज़्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जबकि जहाँ पे मॉडरेट टू हाई रेनफॉल है वहाँ पे क्रॉप लंबे समय तक चलेगी, तो जिसकी वजह से इसमें न्यूट्रिएंट भी बढ़ जा रहा है थोड़ा सा। ठीक, अब कह रहा है कि एन को हम 2 स्प्लिट डोजेस में अप्लाई कर देते हैं और पी एंड के को एज अ बेसल अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्प्लिट डोजेस में मतलब कि हम ट्रैप ड्रेसिंग कर देते हैं, 50% शुरू में ही अप्लाई कर देते हैं बुआई के समय, बाकी 25 अगले नेक्स्ट टू इरीगेशन पे उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एन में बी एट बेसल एंड एट 15 डे आफ्टर सोइंग टू 30 डे आफ्टर सोइंग, सॉरी 15 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग है। अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो 15 दिन में यन अप्लाई कर देंगे एज अ बेसल, अगर सोइंग कर रहे हैं तो 30 दिन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, हायर यन एप्लीकेशन नीड्स बैलेंस्ड पी आल्सो। अगर हम यन ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो पी को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यन ज़्यादा अप्लाई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अप्लाई कर देंगे, तो पी की हमारी फील्ड में डिफिशियंसी होने लगेगी। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रेंट की, तो माइक्रो न्यूट्रेंट में हम 25 kg पर हेक्टेयर जिंक को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आयरन की डिफिशियंसी है तो 12.5 टू लगभग 25 kg पर हेक्टेयर अप्लाई कर सकते हैं डिफिशियंट सॉइल में आयरन। ठीक है, फिर FOM की बात करें तो 5 टन पर हेक्टेयर हम इसमें FOM डाल सकते हैं फील्ड में। अगर हम
बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो सीड एंड मेन प्लांट एप्लीकेशन में तो एजोस्पाइरिलम या फिर एस्टोबैक्टर डाल सकते हैं। एजोस्पाइरिलम को हम एसोसिएटिव भी कहते हैं, ठीक है। ये रूट के साथ एसोसिएशन किए रहता है कि जो न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए नहीं अवेलेबल है, नहीं मिल पा रहा है, वो एजोस्पाइरिलम क्या करता है, प्लांट के लिए रूट न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराता है और प्लांट न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है। और बदले में एजोस्पाइरिलम को ये जो प्लांट होता है खाना प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसे हम इसलिए एसोसिएटिव कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एस्टोबैक्टर की। एस्टोबैक्टर हमारा फ्री लिविंग है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है सॉइल में, ठीक है। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग एंड ग्रेन क्वालिटी की। एट फिजियोलॉजिकल या फिर व्हेन द ग्रेन मॉइस्ट 15 to 20%, 15 से 20% ग्रेन में मॉइस्चर है तो हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। द ईयर हेड आर सेपरेटेड एंड ड्राइड एंड थ्रेस्ड। जो इसका ईयर हेड है उसको तोड़ लिया जाता है प्लांट से, जो प्लांट होता है हमारा, ठीक है, पल्म मिलेट का, जो इसके ऊपर ईयर का फॉर्मेशन हुआ होता है उससे काट लिया जाता है ऊपर से ही, और इसी की थ्रेसिंग की जाती है। बाकी प्लांट को हम चारा के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और थ्रेस्ड ग्रेन जो होता है इसको ड्राई किया जाता है लगभग 12 से 14% मॉइस्चर तक, तब इसको स्टोर किया जाता है, ठीक। बाकी ग्रेन यील्ड जो है इसकी इरिगेटेड कंडीशन में 3 to 3.5 टन हेक्टेयर होती है, और रेनफेड में 1.2 to 1.5 टन पर हेक्टेयर इसकी ग्रेन यील्ड होती है। ये जो इसमें नीचे का पोर्शन बचा होता है वेजिटेटिव पार्ट, इसको हम एज अ हे भी यूज करते हैं, ठीक है। हे मतलब कि सूखा चारा एज ए यूज करते हैं। अब ये ख़त्म होता है आज का। थैंक यू।